हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज जो हम पढ़ रहे हैं वे पढ़ रहे हैं ऊष्मा रासायनिक समीकरण। ऊष्मा रासायनिक समीकरण। तो देखो, ऊष्मा रासायनिक समीकरण क्या है। मान लो आपके पास कोई भी अभिक्रिया हो। जैसे मैंने अभिक्रिया में क्या होता है, ए लिया मैंने और एक क्या लिया, बी। जो ए होते हैं वो तो क्या होता है, अभिकारक, और जो बी होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पाद। क्लियर है। तो देखो, वे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के अतिरिक्त उसमें होने वाली आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन अथवा पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन की सूचना उपस्थित हो, यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल ई और एंथैल्पी परिवर्तन डेल एच की सूचना भी उपस्थित हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद के अलावा उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा एंथैल्पी में परिवर्तन की सूचना भी उपस्थित हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा रासायनिक समीकरण। अच्छा, जब भी कोई तंत्र, मान लो आपके पास कोई तंत्र ये है, तंत्र का मतलब हो गया हमारे पास कोई रासायनिक समीकरण है। क्लियर है। जब भी कोई तंत्र होगा, अगर ये ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन करता है, तो एंथैल्पी या आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। क्लियर है। अब सुनो, यदि कोई भी अभिक्रिया हो जिसके लिए डेल एच यानी एंथैल्पी में परिवर्तन कितना आए, नेगेटिव, तो उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उस ये डेल एच कैसे निकालते हैं, डेल एच इक्वल टू होता है एच पी माइनस एच आर। एच पी होता है उत्पाद की एंथैल्पी, उत्पाद की एंथैल्पी, और एच आर क्या होता है, अभिकारक की एंथैल्पी। क्लियर है। अब सुनो, यदि कोई अभिक्रिया, यदि कोई अभिक्रिया किस पे हो रही हो, स्थिर आयतन पर, तब क्या कैलकुलेट करोगे, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करते हैं। यदि कोई अभिक्रिया स्थिर दाब पर हो तो एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन यानी डेल एच ज्ञात करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, अधिकांश जो अभिक्रियाएं होती है वो स्थिर दाब पर होती है, क्योंकि खुले पात्र में होती है, बंद पात्र या खुले पात्र में, तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एंथैल्पी में परिवर्तन। क्लियर है। जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन लिखी, CH4 प्लस 2O2, ये भी गैस है और मीथेन भी गैस होती है, ये कन्वर्ट हो रहा है CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, और इसके लिए डेल एच की वैल्यू दे रखी है -891 किलो कैलोरी, किलो जूल। क्लियर है। तो इसको देखो हम क्या पढ़ेंगे, डेल एच दे रखा है, इसका मतलब है स्थिर दाब पर। क्या पढ़ोगे आप, स्थिर दाब पर
1 मोल मेथेन गैस 2 मोल ऑक्सीजन से क्रिया कर 1 मोल CO2 तथा 2 मोल H2 द्रव बनाती है तथा मुक्त ऊष्मा, इसका मतलब अभिक्रिया कैसी है, मुक्त ऊष्मा 891 किलो जूल है। अतः अभिक्रिया क्या हो गई, ऊष्मा 6p। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ जब माइनस में है तो यहाँ पर रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट की एंथैल्पी से ज्यादा होगी। भाई अपने पास डेल एच कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये रहा। तो अगर यहाँ रिएक्टेंट की एंथैल्पी प्रोडक्ट से ज्यादा हो तो डेल एच की वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव। तो ये ऊष्मा 6p अभिक्रिया होगी। असम ऊष्मा परिवर्तन को कैलोरी में, ऊष्मा परिवर्तन को कैलोरी में किलो कैलोरी, जूल अथवा किलो जूल में व्यक्त करते हैं, मतलब इनमें हम कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद आती है अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन। तो वही है हीट ऑफ रिएक्शन जो अभी आपने बताया था, अभिक्रिया ऊष्मा। अभिक्रिया ऊष्मा तो देखो क्या, निश्चित ताप एवं दाब पर, निश्चित ताप एवं दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाए गए अभिकारकों के मोल उसी ताप एवं दाब पर उत्पादों के मोल में पूर्णतः अभिकृत होने पर ऊष्मा परिवर्तन या प्राप्त उत्पादों एवं अभिकारकों की एंथैल्पी में अंतर अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। यानी अभिक्रिया ऊष्मा का साफ साफ अर्थ है कि क्या तो डेल एच यानी Hp माइनस HR उत्पाद के एंथैल्पी में परिवर्तन में अंतर होना चाहिए, या डेल E, तो क्या लिख सकता हूँ, डेल E इक्वल्स टू प्रोडक्ट की आंतरिक ऊर्जा और रिएक्टेंट की आंतरिक ऊर्जा। तो ये हो गया। तो जैसे मैंने आपको ये लिख के दिया, यदि कोई अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है तो एंथैल्पी में परिवर्तन कैलकुलेट करोगे आप 2HCl गैस, और मैंने लिख के दिया डेल एच इक्वल्स टू माइनस 184.1 किलो जूल। इसका मतलब डेल एच लिख के दिया तो अभिक्रिया स्थिर दाब पे हो रही है, तो H2 हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर 2HCl गैस बनाते हैं, मतलब 1 मोल इसका 1 मोल इसका और 2 मोल इसके बनते हैं। और ये जो अभिक्रिया है ये ऊष्मा 6p अभिक्रिया है। एक आती है मानक अभिक्रिया ऊष्मा, मानक, अच्छा ऊष्मा रासायन, ये जो अभिक्रिया ऊष्मा उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डेल एच से या डेल ई से। मानक अभिक्रिया ऊष्मा, मानक अभिक्रिया ऊष्मा, तो मानक अभिक्रिया ऊष्मा को डेल एच नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो मानक अवस्था पर कोई रिएक्शंस होती है तो मानक अवस्था क्या मानी जाती है, 1 atm दाब तथा 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप, या इसको बोल सकते हैं 298 केल्विन ताप पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन मानक अभिक्रिया ऊष्मा कहलाती है। इसे डेल एच नोट से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। तो ये है अभी रासायनिक ऊष्मा रासायनिक समीकरण पढ़ा, फिर अभिक्रिया ऊष्मा पढ़ा, फिर मानक अभिक्रिया ऊष्मा हो गई। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ेंगे स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। स्थिर दाब स्थिर दाब तथा स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा। तो वही डेल एच की वैल्यू क्या है, तो ध्यान देना, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा मान लो QP तथा स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा QV है, का जो अंतर होता है, देखो QP क्या है, स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा, और QV क्या है, स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा का जो अंतर होता है वो गैसीय तंत्र द्वारा किया गया दाब आयतन कार्य के बराबर होता है।
यानी क्यू पी माइनस क्यू वी बराबर पी डेल्टा वी। अच्छा एक बात बताओ, क्यू पी क्या होता है? स्थिर आयतन पे एंथैल्पी परिवर्तन, डेल एच माइनस डेल ई। ये हमने पढ़ा है। क्यू वी की वस्तु क्या लिख सकते हो? डेल ई। और क्यू पी बराबर डेल एच बराबर किसके लिख सकते हो? पी डेल्टा वी के। और यहाँ से एंथैल्पी परिवर्तन क्या लिख सकते हैं? डेल ई प्लस पी डेल्टा वी। हो गया। यदि अभिक्रिया केवल किस में हो? ठोस तथा द्रव। यदि अभिक्रिया में क्या हो? सिर्फ ठोस और द्रव पदार्थ भाग लेते हैं तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा? 0। तो पी डब्ल्यू बराबर पी डेल्टा वी किया गया कार्य 0 हो जाएगा जब आयतन में परिवर्तन होगा नहीं। तो डेल एच की वस्तु क्या होगा? तो मैं लिख देता हूँ, अगर किसी रिएक्शंस में ठोस भाग ले द्रव भाग ले तो डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं, माना कोई एक अभिक्रिया है, उसमें गैस या अभिकारों के मोलों की संख्या, और माना एक गैस या अभिक्रिया है। क्या है? गैस या अभिक्रिया। इस गैस या अभिक्रिया में अभिकारकों के मोलों की संख्या NR, क्या ले लो? रिएक्टेंट की NR, और प्रोडक्ट की क्या ले लो? NP मोलों की संख्या, तथा आयतन क्रम से अभिकारकों का आयतन VR और इसका VP हो जाएगा आयतन प्रोडक्ट का, उत्पाद का। यदि अभिक्रिया स्थिर ताप एवं दाब पर होती है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? P डेल्टा V इज इक्वल टू P डेल, अच्छा P तो P डेल्टा V बराबर क्या लिख सकते हो भाई? P आ गया, डेल V परिवर्तन होता है तो आयतन परिवर्तन कितना होगा? VP माइनस VR के। ऐसे ही अगर P डेल्टा V है तो P VP माइनस VR, तो डबल लिख दिया। यदि गैसीय पदार्थ आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं, आदर्श गैस समीकरण किसका? आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं। अगर आदर्श गैस समीकरण का पालन करते हैं तो P प्रोडक्ट के लिए क्या लिखोगा? इज इक्वल टू NPRT, P बराबर NRT। ऐसे P रिएक्टेंट के लिए क्या लिखोगे? PV NR कैपिटल RT। अब देखो प्रोडक्ट माइनस इसमें से रिएक्टेंट कर दो तो P VP माइनस P VR इज इक्वल टू क्या लिखोगे? NP RT माइनस NR RT। तो P VP माइनस VR इज इक्वल टू NP माइनस NR, और ये क्या लिख दिया मैंने? RT। देखो यहाँ से P आयतन में परिवर्तन P डेल्टा V हो गया, और मैं इसको लिख देता हूँ डेल NG गैस के लिए ना, और ये क्या लिख दो? RT। तो ये इक्वेशन आ जाएगी। वी नो दैट P डेल्टा V और डेल NG RT है, तो अपन ने एक इक्वेशन लिखी थी कि डेल H इक्वल्स टू डेल V प्लस P डेल्टा V। तो इसमें यहाँ से वैल्यू पुटअप कर दो, तो डेल H इज इक्वल्स टू डेल E प्लस डेल NG RT। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ डेल NG जो है वो क्या है? उत्पाद के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल। ये गैस या अभिक्रियाओं के लिए। R गैस स्थिरांक, ताप केल्विन में होगा आंतरिक ऊर्जा, और ये क्या है? एंथैल्पी में परिवर्तन। अच्छा अब एक बात बताओ, इस इक्वेशन से अगर मैं कहूँ डेल NG किसी रिएक्शंस के लिए 0 है तब क्या होगा? डेल H इज इक्वल टू डेल E। यदि डेल NG किस में आ जाए? नेगेटिव में, तब बताओ। अगर डेल NG नेगेटिव होगा तो ये पोर्शन नेगेटिव हो गया, तो डेल H इज लेस देन होगा किससे? डेल H। और डेल NG अगर पॉजिटिव है तब डेल H इज ग्रेटर देन किससे होगा? डेल E से। या मैं इसको लिख सकता हूँ QP इज लेस देन QV और QP इज ग्रेटर देन QV।
और यहाँ क्यू पी बराबर किसके हो जाएगा, क्यू वी के। तो ये कंडीशंस हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं हम एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव। देखो एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर ताप का प्रभाव, इसी को हम बोलते हैं किरचॉफ समीकरण। क्लियर है। अब एंथैल्पी या अभिक्रिया ऊष्मा पर किसका प्रभाव पड़ रहा है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। प्रत्येक भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रमों के डेल एच और डेल ई के मान ताप के फलन होते हैं, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, अर्थात ये ताप पर निर्भर करते हैं। तो देखो मैंने क्या लिया, मानो कोई अभिक्रिया हुई ए से बी, एक अभिक्रिया है, यदि इसके एच ए व एच बी क्रम से अभिकारकों एवं उत्पादों की पूर्ण ऊष्मा हो तो एंथैल्पी परिवर्तन क्या लिख सकते हो, डेल एच इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। समीकरण फर्स्ट का दाब स्थिर रखते हुए ताप के संदर्भ में अवकलन कर दो। तो ताप के संदर्भ में स्थिर दाब पर, तो ये डेल देखो ये डेल एच था, डेल एच डेल टी कांस्टेंट प्रेशर पे आ गया ताप के साथ, फिर ये एच डेल एच बी डेल टी पी डेल एच अपॉन डेल टी पी कांस्टेंट प्रेशर, ये समीकरण 2 हो गई। डेल एच अपॉन डेल टी पी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, सीपी। तो अगर डेल एच बी है डेल टी है तो इसको सीपी बी बोल देंगे, इसको क्या बोल देंगे, सीपी ए। समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में रख दो, तो क्या लिख सकते, डेल एच अपॉन डेल टी पी, इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, सीपी बी, और इसकी जगह में क्या रख सकता हूँ, सीपी ए। यहाँ सीपी बी और सीपी ए क्रम से उत्पाद और अभिकारकों के स्थिर दाब पर क्या है, ऊष्माधारिताएं। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ, डेल एच अपॉन डेल टी पी कॉन्स्टेंट प्रेशर सी पी बी माइनस सी पी ए इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, डेल सी पी के। तो यही क्या समीकरण है, किरचॉफ समीकरण। और इसको अगर हम पढ़ें तो स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन क्या कहलाती है, किरचॉफ समीकरण। यदि अभिक्रिया स्थिर आयतन पर हो तो समीकरण 5 में डेल एच के स्थान पर क्या ले लो, डेल ई। भाई एच कब यूज करते हैं, जब अभिक्रिया स्थिर दाब पर होती है, और ई कब यूज करते हैं, जब अभिक्रिया स्थिर आयतन पर होती है। तो डेल ई तथा सीपी के स्थान पर सीवी का उपयोग करेंगे। तो देखो डेल एच यहाँ है ना, तो इसकी जगह डेल ई, टी पी सीपी की जगह क्या लिखना है, सीवी। ये डेल सीपी था तो इसकी जगह क्या लिख दो, सीवी। अब क्या करना आपको, माना कि दो भिन्न भिन्न तापों अगर टेम्परेचर पर ज्ञात करना हो अंतर, तो T1 तथा T2 पर पूर्ण ऊष्मा परिवर्तन के मान क्रम से डेल H1 तथा डेल H2 हो तो समीकरण 5 का समाकलन कर दो। और समीकरण 5 क्या थी, ये है, इस समीकरण 5 का समाकलन कर दो। तो देखो डेल H, ये समीकरण 5 में डेल टी मैं इधर ले जाता हूँ तो ये डी टी हो जाएगा, डेल एच का H1 से H2, डेल सी पी डी टी का T1 से T2। तो डेल एच का करोगे तो क्या लिखोगे, H2 माइनस डेल H1 इज इक्वल टू डेल सी पी T2 माइनस T1। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, डेल H2 ये इधर चला जाएगा, डेल H1 प्लस प्लस डेल सी पी T2 माइनस T1। समीकरण 7 इस प्रकार स्थिर आयतन पर ऊष्मा परिवर्तन क्या लिखोगे, डेल ई, एच की जगह यू ई यूज करना, सी पी की जगह वी यूज करना। और ये 7 और 8 क्या है, किरचॉफ समीकरण है।